मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं सबवे लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूं। हम आज 2016 और 2018 के पेपर के आधार पर फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैंने पिछले संडे को अपलोड किया था, जिसमें हमने 2016 और 2018 के पेपर के आधार पे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर चर्चा की थी। आज हम फिजिक्स के ऊपर जो चर्चा करेंगे ये अपने आप में बाईलैंग्वेज होगी, यानी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चलूंगा। जो मैं फिजिक्स के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, खास करके बायोलॉजी वालों के लिए कह रहा हूं, आप वाकई इन चीज़ों को साइड में लिखना, क्योंकि 90% जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो अपने आप में फिजिक्स में इतने अच्छे नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है फिजिक्स। बाकी कुछ आप न पढ़ सको, लेकिन जो टॉपिक मैं बोल रहा हूं कि इसके ऊपर ज़्यादा आप फोकस करो, यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन आने के चांस है, तो आप उनके ऊपर बाकायदा फोकस करो। आप फिजिक्स में ज़्यादा नहीं तो 50 या 60% तो अच्छा कराओगे। भाई पूरा ऑल और अपन को समझ में नहीं आ रहा तो उनमें से हम कम पढ़े और काम का पढ़े तो आपके लिए फायदेमंद है। ये चीज़ें आप साइड में लिख लेना। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिलेबस से रिलेटेड जो PDF लेके बैठे उसकी कॉपियां बाहर निकाल के लाओ। 2 कॉपियां लानी है। एक आप इसलिए लाओगे कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है तो उसके ऊपर टिक मार दो कि हाँ ये इसको मैंने एक बार पढ़ लिया। फिर जो दूसरा पढ़ा उसके ऊपर टिक मार दो। फिर जब उसी टॉपिक को आप दूसरी बार पढ़ते हो तो उसके उस जो आपने एक बार टिक मारा था उसके ऊपर एक बार और टिक मार दो। मैं ऐसे ही करता था। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने इस टॉपिक में ये वाला सब पॉइंट पढ़ा, तो एक बार पढ़ा तो टिक मार दिया। 10 दिन बाद और पढ़ा, फिर दूसरी पेन से एक बार और टिक मार दिया। जब एग्जाम पास आया या 10-15 दिन रही, फिर मैंने इस PDF को ऑल ओवर देखा तो मुझे लगा कि हाँ पहला वाला टॉपिक है इसको मैंने 3 बार पढ़ लिया था, सेकंड वाला इसको मैंने 2 बार पढ़ लिया था। कुछ ऐसे टॉपिक थे जो मैंने 5-5 बार पढ़ लिए थे, तो उसमें आपकी हेल्पफुल रहेगा। सेकेंडली आप दूसरी PDF इसलिए लाओ कि आप ये वाला पैटर्न बना सको। ये तो लिखे हुए होंगे उसमें, फिर आगे आपको लिखना 2016 और 18 इसमें इतने क्वेश्चन आए, इतने से आए, इन सब टॉपिक्स में से भी सबसे ज़्यादा किसमें आए। तो ये चीज़ आपको बाकायदा बनानी। अभी भी कह रहा हूँ आलस करो मत। तुम क्या करते हो, वीडियो देख लेते हो, चलो देख दिया पूरा कर दिया, लेकिन अब कौन लिखे कौन लिखेगा। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो बिना समझौता किए आप रेगुलरली ये चीज़ें करते जाओ। भले आपके सिलेबस से संबंधित जो पढ़ाई वाला हो, भले आपको ये वाला टॉपिक है, ऑल और आप रेगुलरिटी के साथ चलोगे तो फायदेमंद रहोगे। मुझे 388 मूवी की सबसे बढ़िया एक लाइनिंग लगी कि लाइफ इज रेस, यदि आप धीरे चलोगे तो कोई कुचल के आपको आगे निकल जाएगा। तुम सोच रहे हो कि चलो 1000-1500 पोस्ट के ऊपर जो लेब असिस्टेंट होती है उसके लिए कम से कम 3-4 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें से बाकायदा लाख स्टूडेंट ऐसे होते हैं, यहाँ पर 50,000 माने ऐसे होते हैं जो 100% देख के आते हैं वहाँ पे। तो आप आलस आपको करना है नहीं। जो चीज़ें मैं टाइम पे बता रहा हूँ उसको उसी दिन आप फॉलो किया करो, वरना फायदेमंद रहोगे। लेकिन धीरे चलोगे तो सिंपली बात है लोग आपको कुचल कर आगे निकल जाएंगे। चलो अपन शुरू करते हैं फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर। इसमें यदि मैं ऑल ओवर इकाइयाँ देखूं, यदि मैं यूनिट्स की बात करूं तो वो अपने आप में 10 इकाइयाँ हैं, जिसमें से पहली जो इकाई है वो है दृढ़ पिंड गति की। यदि मैं इंग्लिश की बात करूं इसे बोलते हैं डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। मैं ऑल ओवर वापस में बात करूं तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं, फिर भी मैंने जो टर्म लिखे, मैंने शब्द लिखे वो अपने आप में सही लिखे, लेकिन मुझे इतनी बोलनी नहीं आती, मैं टर्म को शब्दों में यूज नहीं कर सकता। आप सोच रहे होंगे सर जी ऐसा क्यों, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको नहीं आती? बाकायदा मुझे नहीं आती। मेरी इंग्लिश सबसे वीक है। वीक होने का यदि मैं रीज़न कहूँ तो जो मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई वो अपने आप में मारवाड़ी मीडियम में हुई। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने हिंदी मीडियम सुना है, हमने इंग्लिश मीडियम सुना है, ये मारवाड़ी मीडियम कहाँ से आया? यदि आप जिस क्षेत्र में वहाँ पे मारवाड़ी मीडियम, तो हमारे यहाँ पे मेवाती, ढूंढारी या क्या बोलते हैं उसको, मेवाड़ी, ये वाला हमारे लिए भी लैंग्वेज चलनी चाहिए। तो आपके लिए पर्टिकुलर कैसे चल रही है? तो मैं यदि प्राथमिक शिक्षा की बात करूं तो भले मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं या ऑल ओवर राजस्थान की बात करूं, जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है वहाँ पे क्या सिस्टम होता है, पहले जो टीचर किताब के अंदर जो इंग्लिश वाली लाइन पढ़ते हैं, फिर उसको जब समझाने की बारी आती है तो बच्चों को हिंदी में समझा नहीं पाते। उन बच्चों के खोपड़े के अंदर उस बात को घुसाने के लिए वो देसी भाषा का यूज करते हैं। और सेम मेरे साथ भी ऐसा होगा। वो कैसे, यदि मैं मोटा सा एक एग्जांपल दूं, यदि टीचर हमें पढ़ा रहे, वो बोल रहे कि एक डाल के ऊपर एक कौवा बैठा था, फिर हम सोचने लगते थे, जैसे टीचर ने वो हिंदी वाली लाइनिंग बोली तो हम सोचते कि यार कोई सामने राक्षस है, वो कुछ मंत्र फूंक रहा है। भाई ऐसी स्थिति जब कुछ समझ में न आए तो ऐसा लगेगा भाई कोई मंत्र फूंक रहा है। लेकिन जब हमें टीचर बोलते थे चलो मैंने जो लाइन बोली इसको आप समझाओ, फिर हम सोचते थे कि एक मतलब एक है, एक डाल। अब डाल क्या होगा पता नहीं इतना कुछ,
के ऊपर एक कौवा, कौवे का पता नहीं, बैठा था, तब सोचते थे एक जना है जो कहीं न कहीं बैठा है, अब है कौन और कहाँ बैठा है अपन को पता नहीं। फिर टीचर मारवाड़ी भाषा में बोलते थे, छोकरिया हेक डाली माथे एक हाडो बैठो हतो, यहाँ बोलते थे हेक डाली माथे एक कागड़ो बैठो और धैर्य की। फिर समझ में आता था ये तो सिंपल ही था कि एक डाली के ऊपर एक हाडा बैठा है। तो मतलब उनका पैटर्न ये होता था। उसके भी यहाँ पे कह रहा हूँ मेरी इतनी इंग्लिश अच्छी है नहीं, फिर भी मैं गलतियां करूँ तो आप हंसियो मत, ठीक है। चलो अपन शुरू करते हैं। हालांकि इंग्लिश मीडियम या सॉरी इंग्लिश में बायलैंग्वेज में इसलिए लेके चल रहा हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए बोलते कि ओलो राजस्थान में लेब असिस्टेंट से रिलेटेड चीज़ें देखे तो बाकायदा कोई इंग्लिश में बता ही नहीं रहा। अधिकांश जो सोर्स है वो अपने आप हिंदी माध्यम के लिए हेल्पफुल है, हमारे लिए है नहीं। तो आप कम से कम सिलेबस तो बायलैंग्वेज लेके चलो। चलो अपन डिस्कस करते हैं। यदि हम पहली इकाई की बात करें, जैसे हम बोलते हैं दृढ़ पिंड गति में, या इसे बोलते हैं डायनेमिक्स ऑफ रिगिड बॉडी। अभी बोल रहा हूं इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। इसके यदि मैं सब टॉपिक्स की बात करूं तो इसके 3 है। पहला है बल आघूर्ण, सेकंड है कोणीय संवेग संरक्षण, थर्ड है सरल ज्यामितीय वस्तु का जड़त्व आघूर्ण। यानी फर्स्ट है टॉर्क, सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, थर्ड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंपल जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। ये 3 सब टॉपिक्स दिए हुए। यदि मैं इन तीनों की ऑल ओवर बात करूं तो 2016 में इस ऑल ओवर टॉपिक में 3 क्वेश्चन आए और 18 में भी कितने आए? 3 आए। यदि मैं सब टॉपिक की बात करूं 16 में तीनों से एक एक क्वेश्चन आया, 18 में जो टॉर्क है इसमें 1 आया और लास्ट वाला जो ज्यामितीय वस्तु का जड़त्व आघूर्ण है उससे भी 1 आया। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन था जो बेसिकली था, जो इन तीनों से कोरिलेटेड था, यानी डायरेक्टली इन तीनों से नहीं पूछा गया लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन आया था। ऑल ओवर देखे तो 16 में 3 और 18 में भी 3 क्वेश्चन आए थे। यदि मुझे एग्जामिनर बनाया जाए कि बोले कि भाई जी आप पेपर बनाओ, कहाँ से क्वेश्चन दोगे, अब तुम सोच रहे होगे भाई जी आपको क्यों बनाएंगे। अरे बनाएंगे एक दिन तो बनाएंगे, हाँ है ना। बेसिकली मैंने पिछले वीडियो में बोला था अगर भरोसा खुदा पर है तो जो मिला है तकदीर में, या ऐसा कुछ था, मैं भूल गया। चलो वापस बोलता हूँ, अगर भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाएंगे, मगर भरोसा खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो हम चाहेंगे। सोचता हूँ कभी न कभी हमें एग्जामिनर बनाया जाएगा, हाँ या ना। अरे हाँ तो बोलो। चलो अपन वापस आते हैं। देखो यदि ऑल ओवर में बात करूं तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं तो यहीं से करते हैं। सरल ज्यामितीय वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? वलय पढ़ते हैं, हम चकती पढ़ते हैं, हम गोला पढ़ते हैं जिसमें ठोस और खोखला दोनों होता है। इसके अलावा और भी वस्तुएं उनके बारे में हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? उसमें वो लिखा होता है कि ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष ज्ञात करो, या व्यास के सापेक्ष ज्ञात करो, या 2-3 और स्थितियां होती है। तो वहां से पूछा जाता है। यदि मुझे यहाँ से बनाने के लिए क्वेश्चन बोले तो अक्सर मैं एक क्वेश्चन यहीं से दूंगा। वैसे 3 सब टॉपिक अपने आप में बढ़िया है। सेकेंडली क्वेश्चन में बल आघूर्ण और थर्ड में कोणीय संवेग संरक्षण, तीनों से दूंगा। बल आघूर्ण आपको टॉर्क पता है, टॉर्क बराबर होता है R+F। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कोणीय संवेग संरक्षण। जब हम रेखीय गति पढ़ते हैं तो वहां पे हम पढ़ते हैं रेखीय संवेग संरक्षण। ऑल ओवर 3 अपने आप में इंपोर्टेंट है। यदि इस बार भी यदि 2022 का जो पेपर होता है उसमें भी क्वेश्चन दिए जाएंगे तो बाकायदा 3 दिए जाएंगे और तीनों इनसे उठाए जाएंगे। चलो ये वाला था हमारा इकाई नंबर फर्स्ट। अब हम डिस्कस करेंगे इकाई नंबर सेकंड। चलो अपन डिस्कस करें इकाई नंबर सेकंड, जिसका नाम है ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स। इसके 2 सब टॉपिक दिए हुए, जिसमें से पहला है ऊष्मागतिकी का प्रथम एवं द्वितीय नियम, यानी फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड इसकी सब यूनिट दी हुई है जिसका नाम है ऊष्मा इंजन एवं प्रशीतक, यानी हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। इस रेफ्रिजरेटर को किसी बुक में हीट पंप भी लिखा हुआ है। यदि मैं ऑल ओवर इस टॉपिक की बात करूं तो 2016 में 3 क्वेश्चन आए और 18 में 4 क्वेश्चन आए। अब मैं सब टॉपिक के ऊपर आऊं, जो पहला वाला सब टॉपिक है उसमें 16 में 2 आए और 18 में भी 2 आए, और सेकंड वाले सब टॉपिक की बात करूं तो 16 में 1 आया और 18 में 2 आए। अब मैं ऑल ओवर इस टॉपिक की बात करूं तो मेरे हिसाब से आपको इस ऊष्मागतिकी के पूरे चैप्टर को पढ़ना चाहिए। पूरा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये 2 सब टॉपिक मिलके इस चैप्टर का 90% बना देते हैं। इन दोनों को आप कंबाइन करोगे, पूरी ऊष्मागतिकी इन दोनों के ऊपर टिकी हुई है, खास करके प्रथम एवं द्वितीय नियम। और हम पूरा का पूरा पढ़ते क्या? प्रथम में तो पढ़ते इसके अंदर। इसका मतलब आपको इस चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए। अब इन सब टॉपिक की बात करो, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है भाई जी? प्रथम नियम आपको दिमाग में बिठाना है, सिर्फ परिभाषा नहीं। उसके अंदर हम सब पॉइंट्स पढ़ते हैं, पता है आपको? समतापीय, समदाबीय, रुद्धोष्म, सम
आयतनीय, ये चार इतने माइंड में बिठाने में लिख के कह रहा हूं, उनसे एक क्वेश्चन आएगा, वो भी किस में आएगा वो भी बता देता हूं। यदि मैं 2016 और 18 की बात करूं तो 16 और 18 में जो दो दो क्वेश्चन आए वो कहां से आए? प्रथम नियम से। प्रथम नियम से कहां से आए? यदि मैं 16 की बात करूं, एक बेसिकली क्वेश्चन आया था, कुछ रिलेशन पूछा था, उसमें आंसर था शायद CP माइनस CV बराबर R करके, ऐसा कुछ था, एक वो आया था। दूसरा क्वेश्चन आया था रुद्धोष्म प्रक्रम से रिलेटेड, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस जो हम पढ़ते उससे रिलेटेड आया था। इसमें 2018 की बात करूं, जो दो क्वेश्चन आए थे, एक तो आया था बेसिकली आंतरिक ऊर्जा से रिलेटेड आया था, और दूसरा क्वेश्चन आया था रुद्धोष्म प्रक्रम से संबंधित, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस से। यानी रुद्धोष्म प्रक्रम 16 में भी पूछा गया, 18 में पूछा गया, और गारंटी के साथ कह रहा हूं 22 में पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? क्योंकि सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया टॉपिक है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। समतापीय, समायतनीय, समदाबीय, आपको ऑल ओवर पूछना है, पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे कि समतापीय में क्या कांस्टेंट रहता है, इसके लिए नियम, गैसीय नियम कौन सा लागू होता है, फिर आप जो आदर्श गैस समीकरण पढ़ते हैं उसके अनुसार कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी, फिर ग्राफिकल सेक्शन पूरा पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं, ये पूरा ऑल ओवर बढ़िया। और मैं कह रहा हूँ बाकायदा 4 या 5 क्वेश्चन इस बार आएंगे, तो यहां पर ये ध्यान रखना है। और सेकेंडली मैं इसकी बात करूं तो आप हीट इंजन को तो पूरा दिमाग में बिठा ही देना भाई जी। क्यों बिठाना? क्योंकि 2016 में जो इन दोनों में से क्वेश्चन आया वो यहां से आया, और 18 में दो क्वेश्चन पूछे गए, वो कहां से पूछे गए? ऊष्मा इंजन या हीट इंजन। कॉन्सेप्चुअल चीजें बिठा देना। और भी इसमें जो क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए, दो ही क्वेश्चन आते हैं, यहां तो इसका निर्गत क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, या इसकी दक्षता क्या होगी। तो ऊष्मा इंजन, हीट भी, सॉरी प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर आपको पढ़ना है, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे। मैं बाकायदा कह रहा हूं, यदि इस सेकंड वाले सब टॉपिक के ऊपर चांस बना तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। मतलब प्रथम नियम में आपको ज्यादा फोकस करना है एडियाबेटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म में ऊपर, और सेकेंडली में देखूं तो आपको ऊष्मा इंजन के ऊपर फोकस करना, ऑल ओवर आपको पढ़ना है। तो बाकायदा मुझे लग रहा है इस बार भी कम से कम 4 क्वेश्चन आएंगे। ये था हमारा इकाई नंबर सेकंड। अब हम डिस्कस करते हैं इकाई नंबर थर्ड। चलो शुरू करें इकाई नंबर थर्ड, जिसका नाम है दोलन या ऑसिलेशन। इसमें दो सब टॉपिक दिए हुए, जिसमें पहला है सरल आवत गति एवं इसके उदाहरण, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स एग्जांपल, और सेकंड है अनुनाद यानी रेजोनेंस। ऑल ओवर में बात करूं, 2016 में 4 क्वेश्चन आए, 18 में 3 पूछे गए। पहला जो सब टॉपिक है 16 में 3 आए और 18 में 3 आए। सेकंड वाला सब टॉपिक है उसमें 16 में 1 पूछा गया, लेकिन 18 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। जिनके फिजिक्स बाकायदा अच्छी है तो वो लोग आपको तैयार करने सही ढंग से, लेकिन जिनकी फिजिक्स मेरी तरह है कि सर थोड़ा बहुत ही बेटर हो जाए तो बेस्ट है, यानी 50-60% अपन इसमें बेटर कर पाए वो बढ़िया है। तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ आपको ज़्यादा फोकस इस वाली यूनिट के ऊपर करना है। यानी जो पहला वाला सब टॉपिक है, यानी जो हम SHM पढ़ते हैं उसके उदाहरण है, वो आपको बाकायदा ध्यान रखने। उसमें भी मोस्टली क्या पूछा जाता है, SHM के दौरान जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है, यानी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें क्या चेंजेबल स्थितियाँ आती है, या इन दोनों के मध्य रिलेशन क्या होता है, या टोटल एनर्जी क्या होती है SHM के दौरान, वो चीज़ें ध्यान रखनी है। और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल है दोलन काल वाले दूसरे, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अनुनाद से रिलेटिव इतनी चीज़ें पूछी नहीं गई, फिर भी आप थोड़ा बहुत इसको भी ध्यान रखोगे। जिनकी फिजिक्स बेटर है तो उनको ऑल ओवर ध्यान रखना है, लेकिन जिनके थोड़ी कमजोर है तो वो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। मैं बाकायदा कह रहा हूँ यदि इस टॉपिक से इस बार 2022 में 3 क्वेश्चन बढ़ेंगे तो बाकायदा 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इतना टफली है नहीं टॉपिक, आप थोड़ा बहुत फोकस करोगे तो चीज़ें आपको बाकायदा समझ में आ जाएगी। ये था इकाई नंबर थर्ड। अब हम डिस्कस करते हैं इकाई नंबर फोर्थ। चलो अपन डिस्कस करते हैं इकाई नंबर 4, जिसका नाम है तरंग या वेव्स। इसके 2 सब टॉपिक दिए हुए, जिसमें पहला है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और सेकंड है डॉपलर प्रभाव यानी डॉपलर इफेक्ट। ऑल ओवर में बात करूं 2016 में 3 क्वेश्चन पूछे गए और 18 में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए। पहले सब टॉपिक में 16 और 18 में 2-2, और सेकंड सब टॉपिक में 1-1 क्वेश्चन पूछा गया। यदि मैं सेकंड सब टॉपिक में आऊं तो डॉपलर प्रभाव अपने आप में सिंपली, इसमें आपको मोस्टली एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ता है, बस गड़बड़ होती है प्लस माइनस में। प्लस माइनस मतलब वो स्रोत वस्तु से दूर जा रहा है या वस्तु स्रोत से दूर जा रही है या पास आ रही है, उसके भी यहाँ पे हम प्लस माइनस लगाते हैं। थोड़ा बहुत वो ये कॉन्सेप्ट आप बिठा दो तो आप डॉपलर इफेक्ट से संबंधित जो एक आने वाला क्वेश्चन है वो आसानी से आप तैयार कर सकते हो। यदि मैं पहली यूनिट के ऊपर आऊं तो तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है। तीव्रता अनुपात,
आयाम अनुपात, या कभी कभार थोड़ा और आगे बढ़े तो ग्राफिकल सेक्शन। शायद पिछली बार किसी ध्वनि तरंग से रिलेटेड कुछ ग्राफिकल सेक्शन वाला कोई क्वेश्चन आया था, तो ऐसे पूछे जाते। मोस्टली इसमें पूछा जाता है तीव्रता का अनुपात क्या होगा, आयाम का अनुपात क्या होगा, ये चीजें पूछी जाती है। तो ये था ऑल ओवर इकाई नंबर 4। अब हम डिस्कस करेंगे इकाई नंबर 5। चलो अपन डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऑल ओवर अपन देखें, इसकी 3 सब यूनिट दे रखी, जिसमें से पहली है कूलॉम का नियम यानी कूलॉम्स लॉ, सेकंड है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड है गाउस का नियम व उसके अनुप्रयोग यानी गाउस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ऑल ओवर अपन देखें तो 2016 में 4 क्वेश्चन आए और 2018 में 3 क्वेश्चन आए। पहली सब यूनिट में 1-1, दूसरी सब यूनिट में 1-1 और लास्ट वाली सब यूनिट में 2016 में 2 क्वेश्चन आए और 2018 में 1 क्वेश्चन आया। वैसे क्लास 12 का ये टॉपिक है। ऑल ओवर देखें तो फिजिक्स की जो 10 यूनिट्स दे रखी है उसमें से 4 क्लास 11 से रिलेटेड है और बाकी जो 6 है वो क्लास 12 से रिलेटेड है। वैसे भी क्लास 12 का ये पहला ही चैप्टर है, तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें बाकायदा आपको अच्छी आती होगी। आप इस चैप्टर में सिर्फ कूलॉम का नियम पढ़ोगे। वैसे आपको पता ही होगा 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, है ना, तो ये आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखना और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको आने चाहिए। सेकंड में सिर्फ आप विद्युत क्षेत्र पढ़ोगे, विद्युत विभव नहीं पढ़ोगे। लास्ट में गाउस थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है, क्या भरोसा इस बार 2 क्वेश्चन यहीं से आ जाए। तो गाउस का जो नियम है वो और उससे रिलेटेड उसके जो अनुप्रयोग है, 2 पतली पट्टियों के मध्य विद्युत क्षेत्र या साइड में क्या होगा क्या नहीं होगा, हाँ गोले के अंदर ठोस गोला, ये आपने पढ़े होंगे। तो ये वाली चीज़ें आपको बाकायदा बढ़िया करनी, ऑल ओवर बेटर है। और इस बार भी मैं कह रहा हूँ कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे, वो एक क्वेश्चन आएगा पर्टिकुलर, ठीक है। ये थी हमारी इकाई नंबर 5। अब हम डिस्कस करते हैं इकाई नंबर 6। चलो अपन डिस्कस करते हैं इकाई नंबर 6, जिसका नाम है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। ऑल ओवर देखें तो इसकी 4 सब यूनिट है, जिसमें से पहली है किरचॉफ के नियम, किरचॉफ लॉ, सेकंड है व्हीटस्टोन सेतु यानी व्हीटस्टोन ब्रिज, थर्ड है मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज और फोर्थ है विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर। ऑल ओवर देखें 2016 और 2018 में 4-4 क्वेश्चन आए और इस बार मैं भी कह रहा हूं 2022 में कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे ऑल ओवर देखूं तो ये टॉपिक मेरा बाकायदा सबसे फेवरेट टॉपिक रहा। आज भी यदि मुझे मौका दिया जाता है कि चलो आप फिजिक्स समझा दो बच्चों को, तो मैं अक्सर यही टॉपिक समझाता हूं, खास करके ये सर्किट सोल्व करवाने कि हमने 2-4 रेजिस्टेंस ले लिए जिसको हमने सीरीज में या पैरेलल में या ऑल ओवर मिक्सअप जोड़ दिया तो टोटली कितना रेजिस्टेंस होगा, यदि हमने बैटरी जोड़ी तो करंट कितना इसमें सप्लाई होगा, या अलग अलग रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा। और उसके अलावा ये जो उपकरण दिए हुए, इंस्ट्रूमेंट दिए हुए, ये मैं अक्सर समझाता रहता हूँ बच्चों को और मेरा फेवरेट है। 2018 में जो 4 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक में, वाकई 4 को सही करके आया था और बहुत ही कम समय मैंने इन क्वेश्चनों को सोल्व किए थे। अब मैं कह रहा हूँ यदि मुझे एग्जामिनर बनाया जाए, अरे मुझे, अब तुम सोचो कि भाई जी आपको क्यों बनाएंगे, अरे बनाएंगे, एक दिन जरूर बनाएंगे, बी पॉजिटिव। अच्छा सोचो, यदि मुझे एग्जामिनर बनाया जाए तो मैं 7 क्वेश्चन इस टॉपिक से दूंगा। अब तुम सोचोगे यार ये सर जी कैसी बात है, पहली चीज हम आपको एग्जामिनर बना रहे, दूसरी चीज आपका जो फेवरेट टॉपिक है आप उसके ऊपर 7 क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो गलत चीज है भाई, पक्षपात कर रहे हो आप। सबको जो सब टॉपिक पहले से जिस प्रकार से बंटे हुए उसी के आधार पर तो आप 7 क्यों दे रहे हो? मैं 7 का कारण बताता हूं। वैसे आप साइंस के स्टूडेंट है और साइंस हमेशा 2 चीजों पे चलती है, व्हाई एंड हाउ, क्यों है और कैसे है। अब मैं कह रहा हूं मैं इसके ऊपर 7 क्वेश्चन क्यों दूंगा? जब आप लैब असिस्टेंट बन के स्कूल में जाओगे, जब आप फिजिक्स की लैब के अंदर जाओगे, जब आप लैब असिस्टेंट बन के, अब यार सोचने लग गए अरे तुम ही बनोगे लैब असिस्टेंट, हाँ या ना। यदि आप 100% एफिशिएंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको खुद पे बिलीव है कि यदि मैं सही ढंग से पढ़ रहा हूं तो ऊपर वाला मेरे साथ बाकायदा बढ़िया करेगा और मैं 2022 लैब असिस्टेंट को फाइट करके लैब असिस्टेंट बनूंगा ही बनूंगा, या बनूंगी, हाँ या ना। तुम में बनोगे, बी पॉजिटिव। अच्छा सोचो, आप जैसा सोचते हो वैसा आप बनते जाते हो। ये महात्मा गांधी साहब ने कहा था, जब मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया तो वास्तविकता में मुझे लगा अरे हाँ या ना। अब मैं सोच रहा हूँ चलो मैंने YouTube वाला काम शुरू किया, अब मैं सोच रहा हूँ चलो कुछ समय बाद मेरे लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे जरूर, लाखों बच्चे जुड़ेंगे। अरे सोचने में क्या जाता है, मारवाड़ी में कहावत है, दूध खाओ तो दोहरा वाली खाओ। यदि मुझे ऐसा बोला जाए कि आशीष आंखें बंद करो एक मिठाई खा, तो मैं काजू कतली खाऊंगा, जो नुकती फुकती ये चीजें नहीं खाऊंगा,
है ना, किया जाए तो बेस्ट किया जाए। अब आप सोच रहे हो तो बढ़िया सोचो कि हम एक बढ़िया लैब असिस्टेंट बनेंगे, वो भी अपने गांव के यहाँ अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगेंगे। बढ़िया सोचो। अब देखो मैं इसमें 7 क्वेश्चन क्यों दूंगा कि आप जैसे ही लैब असिस्टेंट बन के इस फिजिक्स की लैब के अंदर जाओगे तो आपको बाकी कुछ दिखे ना दिखे, ये इंस्ट्रूमेंट आपको जरूर दिखेंगे। यानी 12th वाले बच्चों को आपको इसके ऊपर एक्सप्लेन करवाना है, इसके ऊपर ये चीजें आपको बच्चों को सिखानी है। इसका मतलब अभी से इनके प्रति आपको बताया जाए या इसके प्रति आपको क्वेश्चन डाले जाए एग्जाम में, इसका मतलब आप इन चीजों को बेटर कर सको। यदि आपको पहले से ये चीजें अच्छी आ रही है तो आप बच्चों को अच्छा समझा पाओगे। इस कारण मैं इसमें 7 क्वेश्चन दूंगा। रीजन समझ में आया। सेकंड चीज अपन वापस इसके ऊपर आते हैं, वेटेज कितना है। किरचॉफ के नियम 2016 में एक क्वेश्चन आया, लेकिन 18 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। व्हीटस्टोन सेतु की बात करूं, इससे रिलेटेड 16 में एक क्वेश्चन आया, 18 में शायद इसके ऊपर नहीं आया था। एक बेसिक आया था एक क्वेश्चन जिसमें हमें सर्किट सोल्व करना था। तो मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल देता हूं वापस कि आप इस टॉपिक को शुरू करो तो ये 4 सब पॉइंट्स पढ़ने हैं, लेकिन इसके अलावा आपको स्टार्टिंग करनी है रेजिस्टेंस से। प्रतिरोध सोल्व करने आने चाहिए, सीरीज में, पैरेलल में या मिक्सअप। आपको सबसे पहले वो चीज आनी चाहिए, फिर बाद में आप ये सोल्व करें, ये पढ़ना शुरू करना। सीधा मत पढ़ना, सबसे पहले आप रेजिस्टेंस वाला चक्कर है वो पूरा उसके कॉन्सेप्ट तैयार करके फिर इसके ऊपर आना, क्योंकि वो करोगे फिर ये चीजें कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। हालांकि वो सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, लेकिन 18 में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। इसका मतलब आपको वो चीजें पहले तैयार करनी, रेजिस्टेंस सोल्व करना है ना। चलो आओ, सेकेंड है व्हीटस्टोन सेतु की। वापस में आ जाता हूं, इसकी बात करूं तो 16 में एक क्वेश्चन आया, 18 में इससे रिलेटेड कोई नहीं आया, लेकिन एक बेसिक सर्किट सोल्व करने वाला क्वेश्चन आया था। थर्ड नंबर में बात करूं मीटर सेतु की या मीटर ब्रिज की, 2016 में एक क्वेश्चन आया, 18 में कोई नहीं आया। और विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर की बात करूं तो 2018 में 3 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 16 में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ऑल ओवर एक सर्किट दिया हुआ था, बेसिक क्वेश्चन था, जिसको सोल्व करके हमें ई ज्ञात करना था, यानी बैटरी का विभव हमें ज्ञात करना था। ऑल ओवर देखे 4 क्वेश्शन आए। अब मैं इनके ऊपर बात करूं, यदि मुझे एग्जामिनर बना जाए, बाकायदा मैं इस टॉपिक के ऊपर 2 क्वेश्चन दूंगा ही दूंगा, 200% दूंगा। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज से जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा ही आएगा। सिंपली बात है, आपने ये स्ट्रक्चर बनाई है, प्रैक्टिस थोड़ी बहुत की होगी, इसमें सीधा यही क्वेश्चन आता है कि ऊपर नीचे इक्वल रेजिस्टेंस दिए जाते हैं, बीच में एक और जोड़ा जाता है, फिर बोला जाता है कि इस सर्किट में करंट, अब आप याद करो, यदि मैं इसके 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ के बैठा हूं तो इसमें सिंपली बात है, यदि 4 रेजिस्टेंस इक्वल है और संतुलन की अवस्था में है तो बीच वाले रेजिस्टेंस को अपन काट लेते हैं। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान है। तो इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो आप बेसिकली ऊपर वाले 2 सीरीज में उसको कंबाइन कर दोगे, नीचे वाले 2 सीरीज में कंबाइन करके ऑल ओवर पैरेलल बन जाएगा, उसको आप सोल्व करके I बराबर V/R करके याद करोगे। बेसिक यदि इसमें क्वेश्चन आया तो यही आएगा, बाकी नहीं आएगा। मीटर सेतु की बात करूं तो आपको पता है, इसकी सहायता से हम एक ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से, इसमें एक होता है ज्ञात प्रतिरोध जो पहले से पता होता है, उसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध यानी दूसरा रेजिस्टेंस था वो हम ज्ञात करते। तो इसमें भी एक क्वेश्चन आने का चांस है। और भाई जी, विभव मापी पोटेंशियोमीटर सबसे अद्भुत है, और ये तो आपको कॉन्सेप्ट बेस दिमाग में बिठाना है। सुग्राहिता है या धारा सुग्राहिता, इससे रिलेटेड ये चीजें मैं 2 क्वेश्चन इससे दूंगा, एक क्वेश्चन इससे दूंगा। ये भी चांस बढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों में ज्यादा चांस बढ़ते हैं। और भाई जी, पोटेंशियोमीटर और व्हीटस्टोन सेतु दिमाग में बिठाई देना। किरचॉफ के नियम 2 है, एक है केसीएल, दूसरा है केवीएल। और मुझे लग रहा है इसमें इस बार यही पूछा जाएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित है। आपको पता है, एक आवेश एक ऊर्जा वाला, आपको पता होगा। वैसे मैंने 2018 के बाद ये चीजें कम ही पढ़ी है, तो ये टॉपिक है जिसमें आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। और ये एक सिंपली टॉपिक, क्लास 10th में हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ऑल ओवर अच्छा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी अच्छा है, तो आपको इसको तैयार करना। और मैं आशा करता हूँ इस बार 2022 में 5 क्वेश्चन है और हर किसी का फेवरेट होगा। इसके अलावा बाकी चीजें कहूँ तो मैंने लैब असिस्टेंट से रिलेटेड जितने भी वीडियो डाले, शायद हद तक मैंने कभी स्टूडेंट से ये आग्रह नहीं किया कि आप मेरे चैनल को या मेरे वीडियोज को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करो। लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ कि जो मैं ये चीजें बना रहा हूं, अब मैं इकाई 6 तक पहुंचा हूं, तो मैं वास्तविकतापूर्ण कहूं, अब मैं पिछले 5 घंटे से एफर्ट लगा रहा हूं इस चीज को बनाने में। मतलब यूनिट में 6 आया हूं, मतलब मैंने इस टॉपिक का ऑल ओवर 60% मैंने कवर अप कर लिया, लेकिन उसके लिए 5 से 6 घंटे से मैं एफर्ट लगा रहा हूं। देखो एफर्ट का वास्तविकतापूर्ण रीजन देखे कि मुझे एक एक चीज लिखनी पड़ती है पहले,
जब कैमरे के सामने आता हूँ कुछ बोलना कुछ और होता है, मुंह से कुछ और निकल जाता है, फिर वापस काटो, फिर वापस बढ़ाओ। मतलब एक एक यूनिट के ऊपर मुझे कम से कम आधा आधा घंटा लग रहा है भाई, लिखना है क्या है, फिर पूरा सोचना पड़ता है कौन से क्वेश्चन थे, क्या था क्या नहीं। इसलिए आज मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप जरूर मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। इसके बाद ये जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो तो एक कम्युनिटी करके एक टैग है, उसके ऊपर मैं पर डे एक दो क्वेश्चन लैब असिस्टेंट से रिलेटेड या बेसिक क्वेश्चन डालता रहता हूँ, वो भी आप किया करो। और मैं आग्रह का इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो वाकई बोलूँ कि पिछले 15-20 दिन से मैं लैब असिस्टेंट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन डाला हूँ, बच्चों ने वाकई खूब प्यार दिया मुझे। जो लोग 2 या 3 साल में जो चीज़ें यूट्यूब से रिलेटेड प्राप्त करते हैं तो वो मैंने 15-20 दिनों में प्राप्त कर ली। उसके लिए मैं आपको क्या बोलते थैंकफुल या धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बाकी मैं देखूँ तो मैंने कल देखा लगभग जो 100% बच्चे देखने वाले उसमें से सिर्फ 30% बच्चे ऐसे हैं जो वाकई वीडियोज को देखते उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन 70% जनता ऐसी है, बाकायदा 70% ऐसे बच्चे हैं। यदि मैं हजारों की बात करूं, भले मैं 50,000 की बात करूं, 70% ऐसे बच्चे जो बाकायदा पूरा वीडियो देखते हैं, शायद इन चीज़ों को बनाते भी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उनसे आग्रह है, यदि आप देख ही रहे हो मुझे तो सब्सक्राइब करने में शायद आपको नुकसान नहीं है। जो मैं एफर्ट लगा रहा हूं उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि हम चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे खाते से 5,000 रुपये निकल के सर के खाते में आ गए, ऐसा कुछ नहीं, आपका जीरो लगता है, कुछ लग ही नहीं रहा है। जो मैं जिस हिसाब से एफर्ट, देखो पहले मैंने कभी बोला नहीं और अच्छा भी मुझे नहीं लगता क्या अपने यार ऐसे बोले बच्चों को कि चलो आओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर दोस्तों ने बोला कि यार बोलना चाहिए तुझे, शर्म की कोई बात नहीं। जो लल्लू पंजू चीज़ें बता रहे वो भी बोलते हैं अंत में, भाई पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वो करो वो करो। लेकिन जहाँ तक अभी मैं 6 यूनिट तक जो एफर्ट लगाया तो मुझे खुद को लग रहा है कि यार बच्चों को बोलना चाहिए। तो अब मैं बाकायदा बोल रहा हूँ, यदि मेरी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तो आप मोस्ट वेलकम है, आप मेरे चैनल पे आओ, चीज़ों को देख रहे हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करो। यदि आपको मेरी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही तो मैं बाकायदा आपके लिए एक शब्द कहूँगा कि आप इन चीज़ों से हटके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, भाई मेरे चैनल से हटके। बाकी किसी और को फॉलो करो भाई, कोई नुकसान वाली बात नहीं, आप उन्हीं को फॉलो करो। यदि मेरी चीज़ें आप देख रहे हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करो, नहीं देख रहे हो तो आप आगे भी मत देखा करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करो, जो चैप्टर उनको तैयार करो, फायदे में रहोगे। तो ये चीज़ें थी। तो मैं आशा करता हूँ कि अगला जो मैं वीडियो डालूंगा उससे पहले जो मेरे फैमिली मेंबर हैं आशीष की स्कूल से जो बच्चे हैं बाकायदा 2 गुना होंगे। वैसे भी थैंकफुल हूँ जो आपने इतना प्रेम दिया लगभग 15-20 दिनों में मुझे। तो आप भी एफर्ट लगाते रहो, मैं भी एफर्ट लगाता रहूँगा। इसके बाद यदि मैं जो नया टॉपिक लाऊंगा वो लाऊंगा बायोलॉजी सिलेबस, खास करके जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे उनके लिए आऊँगा। ऐसे मैं चैप्टर छांट के लाऊंगा, मैं बाकायदा कह रहा हूँ 70% उन्हीं से आएंगे क्वेश्चन। इतना मुझे अनुभव और उतना मुझे खुद भी विश्वास है। हर बार कहता हूँ अगर भरोसा खुदा पर है, जो लिखा है तकदीर में वही पाएंगे, मगर भरोसा खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो हम चाहेंगे। तो इसके बाद में बायोलॉजी का लाऊंगा, लास्ट में जीके का लाऊंगा। इसके अलावा और भी चीज़ें जो क्वेश्चन पर्टिकुलर बच्चे पूछते उनसे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊँगा और पर डे अब आऊँगा। जिस हिसाब से बच्चे जो क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे से उस हिसाब से मैं पर डे आऊँगा। चलो ये थी इकाई नंबर 6। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इकाई नंबर 7। अपन डिस्कस करते हैं इकाई नंबर 7 जिसका नाम है प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। ऑल ओवर अपन प्रकाशिकी की बात करें तो क्लास 12th फिजिक्स के सिलेबस में इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें से एक हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स और दूसरी हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स। लेकिन लैब असिस्टेंट के सिलेबस में दोनों को कंबाइन करके कुछ सब यूनिट दे रखी है, उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। पहली सब यूनिट है जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी यानी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। सेकंड है व्यतिकरण, थर्ड है विवर्तन एवं ध्रुवण और लास्ट है ध्रुवण मापी यानी पोलरीमीटर। ऑल ओवर अपन बात करें 2016 में 4 क्वेश्चन आए, 2018 में 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए। यदि मैं बात करूं पहली जो इकाई है तो उसमें माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप से रिलेटेड 2016 में 1 क्वेश्चन आया, लेकिन 18 में कुछ नहीं पूछा गया। ये जो टॉपिक है ये अपने आप में हम रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी के अंदर पढ़ते हैं। यदि आप रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ते हो तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीजें पढ़नी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने से संदर्भित यानी नेगेटिव प्लस माइनस यू प्लस लेना है या वी प्लस लेना है या एफ प्लस लेना है या माइनस लेना है, उससे रिलेटेड आप चिन्ह परिपाठी एक बार सही ढंग से देख लेना। बाकी ये 2 चीजें देखनी, इसके अलावा कोई कचरा नहीं पढ़ना। तो 16 में 1 आया, 18 में नहीं पूछा गया, क्या भरोसा इस बार पूछा जाए। 16 में 1 पूछा था दूरदर्शी के ऊपर और शायद दूरदर्शी के किसी एक लेंस की फोकस दूरी याद करनी थी उसमें। यदि मैं सेकेंडली बात करूं व्यतिकरण की इंटरफेरेंस, इसकी बात करूं तो 2016 में 1 क्वेश्चन आया और 18 में बाकायदा 2 आए।
2018 में 2 आए थे, वो भी यंग के द्विस्लिट प्रयोग के ऊपर पूछे गए। आप वो बाकायदा याद रखें और प्रॉपर्ली आपको ध्यान होना चाहिए। यंग का द्विस्लिट प्रयोग, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछा जा सकता है। थर्ड नंबर है विवर्तन एवं ध्रुवण। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए 2016 में और 18 में मात्र 1 आया। 2016 में जो 2 क्वेश्चन आए, एक था विवर्तन से रिलेटेड, शायद उच्चिष्ट और निम्निष्ट की तीव्रता बतानी थी, दूसरा था ध्रुवण कोण से रिलेटेड। या आप इस 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को भले आप यहां से गिन लो, भले आप यहां से गिन लो। यानी ध्रुवण से रिलेटेड 2016 में एक क्वेश्चन आया था और एक आया था विवर्तन से रिलेटेड, और 2018 में जो ध्रुवण मापी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन विवर्तन से एक क्वेश्चन आया था। तो ऑल ओवर आपको पहली चीज है, इस बार यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान रखें। ध्रुवण मापी से रिलेटेड या ध्रुवण से इतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन आप व्यतिकरण और विवर्तन ये बाकायदा ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हमारी थी इकाई नंबर 7 और अब हम डिस्कस करेंगे इकाई नंबर 8। चलो अपन डिस्कस करते हैं इकाई नंबर 8, जिसका नाम है एटम या परमाणु। इससे रिलेटेड एक सब टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल या बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑल ओवर बात करें 2016 में 3 क्वेश्चन आए और 2018 में 3 क्वेश्चन आए। अभी भी कह रहा हूं जिसकी फिजिक्स बहुत कमजोर है उसको शुरुआत यहां से करनी चाहिए। इकाई नंबर 8 मैं अभी भी कह रहा हूं जिसकी फिजिक्स बहुत कमजोर है वो सबसे पहले इकाई नंबर 8 पढ़े, फिर पढ़े इकाई नंबर 9 और इसके बाद पढ़े इकाई नंबर 10, फिर बाद में बाकी वाले टॉपिक पढ़ना शुरू करें। इकाई नंबर 8 और इकाई नंबर 9 सबसे इंपॉर्टेंट और 6-7 क्वेश्चन वहीं से आएंगे। हम इकाई 8 और 9 को पढ़ते हैं फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में, यानी आधुनिक जो फिजिक्स है, आधुनिक जो भौतिकी उसके अंदर पढ़ते हो। सिंपल है, इतनी टफली नहीं है। ये वाला चैप्टर आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो और ये वाला चैप्टर आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हो। जहाँ तक मैंने केमिस्ट्री के सिलेबस की बात कराई, जिसमें हमने पहला जो इकाई पढ़ी थी उसमें मैंने जो आपको बताया था, जिसमें हमने परमाणु के बारे में और आधुनिक आवर्त सारणियां, ऑल ओवर आवर्त सारणी के बारे में देखा था, उससे रिलेटेड जो परमाणु वहां पे अपन पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये टॉपिक आता है। सिंपल है, आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बनाने तो आसानी से आप 3 क्वेश्चन सही कर सकते हो। अभी भी कह रहा हूं जिसकी फिजिक्स कमजोर है वो सबसे पहले इसी टॉपिक को करे, बाकायदा आप सही ढंग से पढ़ोगे तो 3 क्वेश्चन कर लोगे। ये थी हमारी इकाई नंबर 8। अब हम डिस्कस करेंगे इकाई नंबर 9। चलो अपन डिस्कस करते हैं इकाई नंबर 9, जिसका नाम है नाभिक या न्यूक्लियाई। वास्तविकता नाम होना चाहिए न्यूक्लियर फिजिक्स करके, लेकिन इन्होंने जो नाम दिया इनकी मर्जी। चलो इसके 3 सब टॉपिक है, जिसमें से पहला है द्रव्यमान क्षति यानी मास डिफेक्ट, सेकंड है नाभिक की बंधन ऊर्जा यानी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, थर्ड है नाभिक की विखंडन एवं संलयन यानी न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ऑल ओवर देखिए 2016 में 3 क्वेश्चन आए और 2018 में भी कितने आए, 3 आए। अब कौन कौन से सब टॉपिक से आए वो देखते हैं। पहला जो द्रव्यमान क्षति यानी मास डिफेक्ट है, 2016 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 18 में एक क्वेश्चन पूछा गया। नाभिक की बंधन ऊर्जा की बात करूं 2016 में 2 क्वेश्चन आए, लेकिन 18 में कुछ नहीं पूछा गया। नाभिक की विखंडन एवं संलयन की बात करूं तो 2016 में 1 क्वेश्चन आया, लेकिन 18 में 2 क्वेश्चन आ गए। ऑल ओवर अपने आप में इंपॉर्टेंट और सरल टॉपिक है। यदि आप फिजिक्स शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले इकाई 8 आप सही ढंग से करो, फिर बाद में इसके ऊपर आना, इतना ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब यदि मुझे पेपर बनाने के लिए बोले तो मैं यहां से बनाऊंगा बाकायदा, ये अपने आप में बढ़िया है। वैसे बंधन ऊर्जा भी ध्यान रखनी है, एक होती है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, वो भी ध्यान रखनी है, क्योंकि 2016 में जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन से रिलेटेड, तो वो ध्यान रखना है। नाभिकीय विखंडन एवं संलयन आपको बाकायदा ध्यान रखना है। ऑल ओवर आपको अच्छा ही पढ़ना है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी लास्ट इकाई। अब डिस्कस करते हैं इकाई नंबर 10, जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी यानी सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑल ओवर बात करें इसके 5 सब टॉपिक बनाए हुए, जिसमें से पहला है पीएन संधि यानी पीएन जंक्शन, सेकेंडली है ट्रांजिस्टर, थर्ड है तर्क द्वार यानी लॉजिक गेट, फोर्थ है डायोड डिस्टकारी के रूप में यानी डायोड एज ए रेक्टिफायर, और लास्ट है जीनर डायोड यानी जीनर डायोड। ऑल ओवर देखें 2016 में 4 क्वेश्चन आए और 2018 में 3 क्वेश्चन आए। यदि मैं सब टॉपिक के ऊपर आऊं तो पीएन संधि से रिलेटेड 2016 में 1 क्वेश्चन आया, लेकिन 2018 में नहीं आया, लेकिन 2018 में 1 क्वेश्चन आया था जो बेसिकली यानी इन 4-5 जो सब टॉपिक के अलावा इसमें पूछा गया था, जिसमें शायद अर्धचालक, कुचालक या इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जिसमें शायद यहाँ तो एग्जाम्पल पूछा गया था, यहाँ कुछ और चीजें, यानी इन 5 से रिलेटेड नहीं था, लेकिन एक बेसिकली क्वेश्चन आया था। और इसके बाद यदि अपन बात करें ट्रांजिस्टर की, 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 18 में कोई नहीं आया।
तर्क द्वार यानी लॉजिक गेट के ऊपर 2016 में एक क्वेश्चन आया था और 2018 में भी एक क्वेश्चन आया था। और लास्ट है डायोड दृष्टिकारी के रूप में, उसमें 2016 और 18 में एक क्वेश्चन आया, लेकिन जीनर डायोड से रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ऑल ओवर देखें तो 2016 में 4, 2018 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। यदि मुझे एग्जामिनर बनाया जाए तो मैं तर्क द्वार के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन बनाऊंगा और कायदा आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, लॉजिक गेट आपको दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए, इससे रिलेटेड एक 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा ट्रांजिस्टर आपको अच्छी तरह आना चाहिए, पीएन जंक्शन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट, 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूं इस बार भी कम से कम 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लॉजिक गेट के ऊपर बाकायदा पूरा फोकस करें। ये था हमारा इकाई नंबर 10। यहां से फिजिक्स का सिलेबस ऑल ओवर अपन ने डिस्क्राइब कर दिया। मैं आशा करता हूं ये चीजें आप बाकायदा लिखोगे, और मैं लिख के कह रहा हूं यदि आप इसी के साथ एफर्ट लगाओगे कि हाँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, आप इस चीज को, मैं मेरे हिसाब से बोलता हूं स्मार्ट वर्क, यानी स्मार्ट जो पढ़ाई होती वो वाकई यही होती। मैंने ये पैतरे अपने इतिहास में जो इंपॉर्टेंट थे जहां से आए वही चीजें की, लगभग वही चीजें पूछी गई। इसके बाद में अगले वीडियो में मैं बायोलॉजी का सिलेबस डिस्क्राइब करूंगा बाकायदा। ये जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनके लिए अगला वाला वीडियो 100% एक जड़ी बूटी के समान कार्य करेगा। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब कर दे चैनल को। बार बार क्या कहना, आप भी बच्चे हो नहीं, मेरे लिए वो पॉजिटिव होती चीज, जिस प्रकार आप बोलते हैं सर मोटिव कर दो, तो मेरे लिए मोटिवेशन का स्रोत वही है कि हाँ जितना मैं एफर्ट लगा रहा हूँ उतनी मुझे वहाँ से किक मिल रही है या पुशअप मिल रहा है, तो मैं भी आगे इससे भी बेटर करने की कोशिश करूँगा। चलो ये था सिलेबस, अंत में थोड़ा बहुत मोटिव हो जाते हैं। यही चीज़ है कि पढ़ते रहो, अपने आप में नौकरी बाकायदा बहुत ही खूबसूरत है। लोग IAS RS बनते हैं, पता नहीं उनकी नौकरी कितने लेवल की होती है, लोग उनको तवज्जो देते हैं, लेकिन मैंने एक 3rd ग्रेड जॉब लैब असिस्टेंट पाकर इतना कुछ पा लिया है जिसकी कोई होल्ड नहीं कर सकता। तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है कि आप 2022 में बाकायदा इस एग्जाम को फाइट करो, पॉजिटिव होकर काम की चीज़ें पढ़ो, नकारात्मक चीज़ों से दूर जाओ और पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक। अब मैं कोशिश करूंगा पर डे आने की। चलो बढ़िया पढ़ाई कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बस अपने ऊपर विश्वास बना के रखिए कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर देंगे। गुड लक, बी पॉजिटिव।